तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो वेलकम गाइस टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। और आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं और अपनी एक्सप्रेस बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस, ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे एक सैंपल ट्री लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये कई सारे जैसे सर्कल्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे। क्या है ये, आप ये पूछोगे ना मेरे से। तो देखिए ध्यान से, जैसे जितने भी ये सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। और जितने भी अल्फाबेट्स मैंने लिखे हैं इस केस में, वो मेरी होती है क्या, वैल्यूज। सही है। अब ये जो वैल्यूज है, ये जरूरी नहीं कि आप अल्फाबेट ही लें, ये इंटीजर भी हो सकती है मेरी, और कोई सिंबल जैसे हो सकते हैं जो कि हमने डिफाइन किया हुआ कुछ, है ना। तो ये होता है मेरी वैल्यूज। और एक और चीज, जो भी लाइंस वगैरह देख रहे हैं ना, इसको जो एक नोड को दूसरे नोड से क्या कर रही है, कनेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कनेक्टर, जो कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है, और यहां इसको मेन जो टर्म है, इसको बोलते हैं हम एजेस। क्या बोलते हैं हम, एजेस। ठीक है, इतना मुझे समझ आया हमको। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो टॉप पे एक नोड दिखाई दे रहा है हमको, इसका ना ही कोई एज है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक स्पेशल काइंड का नोड लग रहा है हमको। इसको बोलते हैं, ये एक स्पेशल काइंड का जैसे नोड, जैसे नाम से पता चला इनको, स्पेशल नोड है जिसके अंदर से मेरी सारी नोड्स बाहर आ रही है। मतलब इसके अपना कोई एज नहीं है, जिसके ऊपर कोई नोड नहीं है, लेकिन इसके आगे से सारी नोड्स निकल रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रूट नोड। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ हमको। अब थोड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम एक नॉर्मल ट्री देखते हैं, तो नॉर्मल ट्री के केस में क्या होता है। नॉर्मल ट्री के केस में होता है, जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेरी रूट आती है ना। रूट पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर उसमें से धीरे धीरे करके ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह, ये सब ऐसे आती है। ठीक है, लेकिन इस केस में उल्टा है। इस केस में हमारा रूट जो है वो टॉप पर आता है, और उसके नीचे नीचे ब्रांचेस, जो कि इस केस में नोड्स हैं, उसके नीचे नीचे चली जाती है। तो ये हमारा अपसाइड डाउन ट्री है। जो एक्चुअल ट्री है उसका अपसाइड डाउन है। क्या है, ये जो ये वाला ट्री है, ये एक्चुअल का क्या है, अपसाइड डाउन। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने लिंक लिस्ट के केस में देखा होगा। क्या, यहां लिख रहा हूं देखो, जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम एक ही नोड को दूसरे नोड के साथ लिंक कर सकते हैं। वन नोड कैन बी linked with another node। ठीक है, लेकिन ट्रीज के केस में क्या होता है, ट्रीज के केस में एक नोड के साथ, ध्यान से सुनना, एक नोड के साथ हम मल्टीपल नोड्स को लिंक कर सकते हैं, लिंक या कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं ट्रीज के केस में, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, वी कैन कनेक्ट वन नोड टू मल्टीपल नोड्स। ठीक है, इतना भैया समझ आ गया। अभी आपने ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन आपने एक्चुअल डिफिनेशन नहीं बताई कि ट्रीज क्या होता है। तो देखो ध्यान से, ट्रीज की अगर मैं एक्चुअल डिफिनेशन की बात करूं,
तो ट्रीज असल में होता क्या है, अगर एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं मैं, कि ट्रीज इज अ सेट ऑफ नॉन एम्प्टी वैल्यूज, सेट ऑफ नॉन एम्प्टी वैल्यूज, ठीक है, जिस विच कंटेन्स मेनी नोड्स सच एज रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अगर ट्रीज की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है, ट्री is a set of non-zero values which contains many nodes such as parent node, root node, child node, एक्सेट्रा। और बाकी अगर आपको देखना है, यहां पे मैंने सारी लिखी हुई है। इसको अगर अब हम धीरे धीरे करके इन डेप्थ एक एक टॉपिक को हम समझेंगे, और इसको ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर हमको आगे प्लेलिस्ट में बनना है, मतलब बढ़ना है और आगे अच्छे से समझना है, तो हमको ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी, ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। तो इतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ट्रीज का। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। तो मैं इसको रब करता हूं तब तक के लिए, ठीक है। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट नोड क्या होता है। क्या देखना है हमको? रूट नोड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रूट नोड क्या होता है? एक ऐसा नोड जिसकी कोई एज ना हो। जैसे इस केस में मेरा रूट नोड क्या है? इस केस में मेरा रूट नोड है ए। तो ए की मेरी कोई भी एज नहीं है, और जितने भी इसमें से नोड्स निकल रही है सारी इसी मेन नोड में से निकलेगी। लाइक बी सी डी, सारी इसी की सब नोड्स होंगी, ठीक है। और यही नोड अगर मैं बताऊं, इस केस में जो नोड ए है वो हमारा क्या होता है? पेरेंट नोड। ये पेरेंट नोड भी है। पेरेंट मतलब जिसके मतलब जो अगले डिसेंडेंट नोड्स हैं, जो इस केस में बीसीडी है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो कनेक्ट कर रहे हैं इन तीनों नोड्स को, वो होता है हमारा पेरेंट नोड। तो जो सेकंड डेफिनेशन थी वो मेरी क्या थी? पेरेंट नोड ही थी। ठीक है भैया, इतना हमको क्लियर हुआ, ठीक। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन क्या है? टोटल हमारे पास 14 डेफिनेशन है, याद रखना, ठीक है। अगली डेफिनेशन है हमारी चाइल्ड नोड। भैया चाइल्ड नोड क्या होता है? तो चाइल्ड नोड कुछ नहीं, जितने भी रूट नोड, और या फिर मैं ऐसे बोलूं कि पेरेंट नोड से जस्ट एक नीचे वाली नोड जो कि उनको आपस में कनेक्ट कर रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा? चाइल्ड नोड। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा अगर पेरेंट नोड ए है, तो पेरेंट ए के 3 चाइल्ड है, जो कि है बी सी डी। जैसे मैं अगर लिखने में दिखाऊं आपको, पेरेंट ए जैसे मैंने लिखा, इसके 3 चाइल्ड है मेरे पास, बी सी डी। अगर आपको ये इतना क्लियर हुआ, मैं एक और बताता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं पेरेंट, अब इस केस में अगले नोड पे आ जाता हूं, यहां पर अगर मैं इसको पेरेंट बी लेता हूं, तो मेरे पेरेंट बी के कितने चाइल्ड होंगे? पेरेंट बी के मेरे 2 चाइल्ड होंगे, ई एंड एफ। ठीक है। अब और देखूं, एक और देख लेते चलिए। जैसे पेरेंट डी कंसीडर किया मैंने, पेरेंट डी कंसीडर किया, तो इससे कितने चाइल्ड है मेरे पास? इसके मेरे पास वंस अगेन 3 चाइल्ड है, जो कि एच आई जे है मेरे पास। ठीक है, तो ये हमको चाइल्ड नोड भी क्लियर हुआ है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? डिसेंडेंट नोड। भैया डिसेंडेंट नोड क्या होता है? तो देखो ध्यान से, डिसेंडेंट नोड कुछ नहीं होता। डिसेंडेंट नोड वो नोड होता है कि जो हमारा जैसे पेरेंट नोड है या कोई भी नोड है, उसके अंदर से जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स जनरेट हो रही होंगी या निकल रही होंगी, उसको हम डिसेंडेंट नोड बोलेंगे। जैसे
अगर मैं यहाँ पे ए नोड लेता हूं और ए नोड की जितने भी नोड्स कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स है जो ए से निकल रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा? डिसेंडेंट नोड। क्या बोलूंगा? डिसेंडेंट नोड। ठीक है, इतना भी हमको समझ आया। इसके बाद मैं क्या देखता हूं? एंसेस्टर नोड। अब ये एंसेस्टर नोड क्या होता है? एंसेस्टर नोड वो होता है जो चाइल्ड नोड के ऊपर तक, मेन रूट तक जो कनेक्ट कर रहा है चाइल्ड रूट नोड को, उसको मैं बोलता हूं एंसेस्टर नोड। जैसे अगर मैंने आपको डिसेंडेंट नोड, पहले एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं डिसेंडेंट नोड की बात करूं, अगर मैं ए जैसे मेन नोड है मेरा, ए का मेरे कितने डिसेंडेंट होंगे? ए के मेरे बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, मेरे सारी क्या होंगे? डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एंसेस्टर नोड की बात करूं, एंसेस्टर नोड जो चाइल्ड नोड को मेरा रूट नोड तक कनेक्ट कर सकता है। अगर मैं चाइल्ड नोड यहां पे के लेता हूं, तो इसको एंसेस्टर तक, मतलब एंसेस्टर यानी रूट नोड जो मेरा ए है, वहां तक कौन से पाथ इसको दे रहे हैं? वो मेरे है के ई बी देन ए, के ई बी देन ए। तो ये मेरे जो होंगे ये इसके एंसेस्टर नोड हो जाएंगे। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ हमको। उसके बाद अब एंसेस्टर नोड के बाद में वो क्या देखना है? सिबलिंग नोड्स। देखिए, कुछ डेफिनेशंस है जो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे ये हमारी बहुत काम आने वाली है। हर एक डेफिनेशन हमारी काम आएगी, क्योंकि उस टाइम मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये नोड होगी, ये नोड होगी। मैं डायरेक्ट आपको ये बोलूंगा कि मेरी एंसेस्टर नोड अगर मेरे पास ये है तो मैं क्या करूंगा, अगर पेरेंट नोड है तो ये पेरेंट नोड पे जाके फाइंड आउट करिए कि ये क्या वैल्यू होगी। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी उस टाइम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सिबलिंग नोड्स क्या होता है। सिबलिंग नोड्स बेसिकली वो होते हैं, जैसे अगर आप अपने सिबलिंग्स की बात करें, क्या होता है? एक कॉमन पेरेंट रहता है ना? इस केस में भी सेम सीन है। सिबलिंग नोड्स उनको बोलते हैं जिनका एक कॉमन पेरेंट नोड होता है। क्या होता है? कॉमन पेरेंट नोड। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर एक एग्जांपल देखता हूं, अगर मैं, जैसे मेरा पेरेंट नोड अगर बी है, हाँ, तो पेरेंट नोड के मेरे पास कितने चिल्ड्रन थे? 2 चिल्ड्रन थे, ई एंड एफ। और ई एंड एफ का मेरा एक कॉमन पेरेंट है बी। तो ई एंड एफ आपस में क्या होंगे? ई एंड एफ मेरे आपस में होंगे सिबलिंग नोड। ठीक है भैया, इतना भी हमको क्लियर हो रहा है ना? इतनी बातें समझ आई। इसके बाद अब कुछ दो चीजें हम एक साथ देखते हैं। दो, जैसे इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड क्या होता है? इंटरनल नोड एंड एक्सटर्नल नोड। देखो ध्यान से, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड अगर मैं बात करूं, इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड, जैसे एक्सटर्नल नोड क्या होता है? एक्सटर्नल नोड वो नोड होता है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता, कोई चिल्ड्रन या कोई एज नहीं होता। ठीक है, इस केस में अगर मैंने जो एग्जांपल लिया सैंपल ट्री, इस केस में मेरे पास कौन से ऐसे नोड है जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है? ये वो है मेरे पास के एल एम। अगर मैं ध्यान से देखूं, ना इसका कोई एज है मेरा, ना ही कोई इसके फर्दर डिवीजन है, यानी ब्रांचेस हैं ट्रीज इस कॉरस्पॉन्डिंग ट्री की, है ना, नोड्स की, सॉरी। तो ये मेरे क्या होंगे? ये एक्सटर्नल नोड्स। अगर मैं एक्सटर्नल नोड की बात करूं, तो मेरे एक्सटर्नल नोड कौन कौन से होंगे? के एल एंड एम, इस ट्री के हिसाब से। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। और इंटरनल नोड क्या होगा? इंटरनल नोड बाकी सब जो एक्सटर्नल को हटा के, लाइक जिसकी ब्रांचेस एज वगैरह जितना भी होगा, उसको मैं बोलता हूं इंटरनल नोड। लाइक इन तीनों एग्जांपल को हटा के ऊपर जितनी भी नोड्स हैं वो मेरी इंटरनल नोड्स के अंदर आ जाएंगी। मेरे को लगता है इतना क्लियर हो रहा है आपको, है ना? अब इसको मैं पहले इरेज करता हूं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना। तो भैया हमको इतनी बातें अभी तक क्लियर हुई है ना? अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है मेरी? कितने नंबर हो गए थे अभी तक हमारे 8 डेफिनेशन हमने देख ली। अब नाइन्थ डेफिनेशन देखनी है। नाइन्थ डेफिनेशन आप ध्यान से देखना क्या है।
नाइन्थ डेफिनेशन है मेरी डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? नोड की भी डिग्री होती है। देखो कैसे, मतलब नोड की, अगर मैं डिग्री की बात करूं, नोड की डिग्री वो होती है कि उस जो नोड है उस पर्टिकुलर नोड से मेरे कितने चिल्ड्रन नोड निकल रहे हैं। वापस सुनना, उस पर्टिकुलर नोड से, मेरे पेरेंट नोड से कितने चिल्ड्रन निकल रहे हैं, उसको मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ अ नोड। अगर इस एग्जांपल में सबकी डिग्री लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिखूंगा। अगर सबसे पहले मैं के देखता हूं, के की डिग्री कितनी है, इसमें से कितने चिल्ड्रन निकल रहे हैं, कोई नहीं निकल रहा है, तो के की डिग्री कितनी हुई? के की डिग्री मेरी 0 हुई। मैं यहां पर टॉप पे लिख रहा हूं। एल की 1 सेकेंड कुछ नहीं निकल रहा, तो किसकी इतनी डिग्री कितनी होगी? इसकी 0 होगी, है ना। अब एम, एम में से कितने चिल्ड्रन निकल रहे हैं? कोई निकल ही नहीं रहा भैया इसमें से भी, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। अब ई, ई की बात करते हैं। ई में से कितने चिल्ड्रन निकल रहे हैं? 2 चिल्ड्रन निकल रहे हैं, तो ई की डिग्री मेरी कितनी हुई? 2। अगर एफ की बात करूं, एफ में से कितने चिल्ड्रन निकल रहे हैं? कोई नहीं निकल रहा भैया, तो कितने हो इसकी डिग्री? इसकी भी 0 हुई। देन जी की बात करूं, जी में से कितने निकल रहे हैं? कोई भी नहीं निकल रहे, इसकी भी डिग्री 0। एच में से कितने नोड्स निकल रहे हैं? चिल्ड्रन नोड्स कितने निकल रहे हैं? 8 निकल रहे हैं, तो इसकी डिग्री 1 हुई। मेरे को लगता है इतना क्लियर हुआ आपको। बाकी सबका आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हुई हमको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि एक्सटर्नल नोड्स वो नोड्स होती हैं जिसकी डिग्री 0 होती है, तो क्या बात ये सही है? देखते हैं। क्या मेरी के, एल, एम ये सारी मेरी एक्सटर्नल नोड्स थी? हाँ भैया थी, ये मेरी एक्सटर्नल नोड्स। क्या इनकी डिग्री 0 है? हाँ 0 है। तो ये क्या बात हमारी सही हो गई? सही हो गई भैया। तो ये चीज हमको क्लियर हुई, क्या एक्सटर्नल नोड की डिग्री 0 होती है और इंटरनल नोड की वैल्यू नॉन 0 होती है। लिख देता हूं मैं। ठीक है भैया, हमको इतना क्लियर हुआ। अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है हमारी? अगली डेफिनेशन आती है हमारी पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ वो होता है कि अगर मेरे को कोई भी एक नोड फाइंड करना हुआ, तो उसके लिए मैं कौन सा रास्ता लूंगा उस नोड तक जाने के लिए, उसको मैं पाथ बोलता हूं। जैसे सपोज अगर मेरे को नोड बी फाइंड करना है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता लूं ताकि मैं नोड बी तक पहुंच पाऊं। तो अगर मैं बात करूं तो नोड बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग रास्ते हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे को नोड बी तक जाना है, तो मैं के, देन ई, देन बी ऐसे भी जा सकता हूं, है ना। ए, बी ऐसे भी आ सकता हूं। तो मेरा के, ई, बी जो जो भी जो ये बन रहा है, इसको मैं बोलता हूं पाथ। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुई हमको। अगला डेफिनेशन के लिए मैं इसको रब कर देता हूं आपको एक बार, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखनी है हमको, लेवल और हाइट। ये मेरी 10th डेफिनेशन है और ये मेरी 11th डेफिनेशन है, ठीक। तो देखो, लेवल और हाइट की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। जो मेरी एक चीज ध्यान रखना, जो लेवल होता है वो मैं विद रिस्पेक्ट टू नोड देखूंगा। क्या देखूंगा? लेवल जो होगा मेरा विद रिस्पेक्ट टू नोड, और जो हाइट होगा वो मैं विद रिस्पेक्ट टू रूट नोड देखूंगा। क्या देखूंगा? हाइट विद रिस्पेक्ट टू रूट नोड, या जो मैक्सिमम होता है उसको डेप्थ बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, इसका लेवल 1 हुआ, ठीक है। देन इसका लेवल मेरा 2 हुआ, सही है। इसका लेवल मेरा 3 हुआ, ये भी ठीक है। इसका लेवल 4 हुआ। तो ये मेरा लेवल था। अगर मैं हाइट की बात करूं, तो देखो हाइट मेरा इस केस में क्या होगा? हाइट में 0 होगा। इस केस में इसका हाइट
1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। लेवल मेरे को हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन हाइट जो है, हाइट मैं 0 से भी स्टार्ट कर सकता हूं। क्या ये बात समझ आई? समझ आई, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो लास्ट एलिमेंट जो हाइट में होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है, इसको मैं डेप्थ भी बोल सकता हूं। और डेप्थ को ही मैं क्या बोलूंगा? मैक्सिमम हाइट। क्या बोलूंगा? मैक्सिमम हाइट। जो हमारी ट्री की भी हाइट होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मैक्सिमम हाइट इस ट्री की बताओ, तो कितनी होगी? 3। सीधे से आपको बोल देना उसको, ठीक है। ये बातें हमको क्लियर हुई, ठीक है। अब एक दो डेफिनेशन लास्ट बची है इस टर्मिनोलॉजी की, उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब एक डेफिनेशन ये है कि भैया सब ट्री क्या होता है। अपनी इतनी सारी बता दी, सब ट्री क्या होता है। तो देखो सब ट्री क्या होगा। अगर सपोज ये जो मेरा एज है, मैंने इसको यहां से हटा दिया, किसी भी तरह से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। मैंने इस एज को भी हटा दिया और इस एज को भी हटा दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी करस्पॉन्डिंग ये कई सारी जो ये चीज बन रही है, ये मेरी क्या बन रही है? ये करस्पॉन्डिंग अपनी एक अलग अलग ट्रीज बना रहे हैं, है ना। अलग अलग ट्रीज बना रही है, तो इन ही को मैं क्या बोलूंगा? सब ट्री बोलूंगा। मैं इसको ए बी सी करके लिख देता हूं, मतलब 1 2 3 लिख देता हूं। ये मेरा सब ट्री 1 हुआ, ये मेरा सब ट्री 2 हुआ, और ये मेरा सब ट्री 3 हुआ। ठीक है भैया, इतना भी क्लियर हो गया। और लास्ट डेफिनेशन जो है मेरी, वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्या? कलेक्शन ऑफ अ सब ट्री इज नोन एज फॉरेस्ट। पूरे जितने भी कलेक्शन अगर सब ट्री को मैं इकट्ठा करूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? फॉरेस्ट। उसको मैं बोलूंगा फॉरेस्ट। कलेक्शन ऑफ सब ट्री। ठीक है भैया। तो इतनी अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी बेसिक बेसिक हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जिनको हमने अच्छे से समझ लिया, जो आगे के पूरे प्लेलिस्ट में हमारी काम आएगी। क्योंकि अब मैं सीधे सीधे से, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, तब मैं सारी बस यही यही टर्मिनोलॉजी बोलूंगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक दो क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ट्री है कि नहीं ट्री है, तो आप बताना कैसे होगा, ठीक है। मतलब आप पॉज कर लेना बीच में, एक बार थिंक करना, और उसके बाद इसका आंसर लिखना, ठीक है। तो देखो सपोज अगर मेरे पास ये एक ट्री बनाया मैंने, ठीक है, इसी की तरह। तो क्या ये भैया ट्री है मेरा? हाँ भैया होगा ट्री। क्यों? इसका एक मेरा रूट नोड है, पेरेंट नोड है, सब एक ही रोड से निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखता हूं, इसमें यस लिख देता हूं, ठीक है। ये मेरा ए है, बी, सी। क्या भैया ये नोड ये हमारा ट्री है? मैं बोलूंगा हाँ भाई ये भी मेरा ट्री होगा। बट भैया ये तो मेरा लिंक लिस्ट दिख रहा है मेरे को, तो लिंक लिस्ट भी मेरा ट्री हो सकता है। हाँ, लिंक लिस्ट भी मेरा ट्री हो सकता है अगर उसकी, क्योंकि एक नोड को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि एक नोड को मेरा आपस में लिंक कर रहा है, लेकिन वो कोई भी मेरा रूल ब्रेक नहीं कर रहा ट्री का, तो ये भी मेरा ट्री के अंदर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या भैया ये ट्री है मेरा? मैं बोलूंगा नहीं भाई नहीं यार, ये ट्री नहीं होगा मेरा। क्यों? ट्री के केस में साइक्लिक ऑर्डर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ट्री कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। क्या हो सकते हैं? मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रीज कैन नॉट बी साइक्लिक। तो ये मेरा ट्री होगा? नहीं होगा। एक और बार देख, एक एग्जांपल लास्ट देखते हैं, ठीक है। ए, सी, डी, ई। क्या भैया ये मेरा ट्री होगा? इसकी भैया ब्रांचेस भी हैं, ब्रांचेस है तो ट्री है, लेकिन हमको साइक्लिक ऑर्डर में भी देखना है। क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है? हाँ भैया साइक्लिक ऑर्डर में। तो भैया साइक्लिक ऑर्डर में है तो क्या होगा? ट्री होगा ये।
भैया नहीं होगा ट्री, तो ये भी मेरा ट्री नहीं होगा। ठीक है भैया, इतनी हमको चीजें समझ आ गई। तो इतनी चीजें समझ आई तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि ये आगे काम आएगी। ये मैं वापस बता रहा हूं आपको ये चीज, तो ध्यान से एक बार देखना। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, वो पार्ट आप रिपीट करके देखना, मेरे को लगता है आपको क्लियर हो जाएगा वापस। और बाकी चीजों को रिवाइज करते रहें। अगर आप इस टॉपिक में चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं चीजें, आपको दिक्कत आएगी। और इसी टॉपिक के लिए नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी पूरे डेटा स्ट्रक्चर की अगर आप मैं बात करूं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस और रिवीजन। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आपका कंसेप्ट लॉजिक थिंकिंग बिल्ड नहीं होगी, सीधी सी बात है। और इंटरव्यू इस सब में वो लॉजिक थिंकिंग मांगेंगे आपसे। ये नहीं देखेंगे आपको कि आपने लास्ट मोमेंट में कितना पढ़ के आए हैं, वो आपको देखेंगे आपकी मेमोरी कितनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। और बार बार आप हर एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जैसे सॉर्टिंग वगैरह जैसे मैंने करवाया, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, आपको वो चीज रिवाइज करनी पड़ेगी। यही फंडामेंटल है अगर आपको सक्सेस प्राप्त मतलब डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है अपना। तो ठीक है गाइस, इतना रखते हैं आज वीडियो के लिए। अगली वीडियो में बाइनरी ट्रीज वगैरह स्टार्ट करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी पता रहनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये अच्छे से देखना, इसको नोट्स भी बनाना। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।